नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कंप्लीट कर चुके थे। अब प्लेटलेट्स भी कंप्लीट कर लिए थे। प्लेटलेट्स के बाद हम देख रहे थे ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो बताया था पहले स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिन मिलती है और कैल्शियम मिलती है, इसलिए कैल्शियम का भी योगदान रहता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये क्वेश्चन बनता है। विटामिन के का योगदान रहता है, ये क्वेश्चन बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का योगदान रहता है, प्रोथ्रोम्बिन का रहता है, कैल्शियम, तीनों मिल के थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। इसका लिया जाता है थ्रोम, इसका लिया जाता है बिन, तो बन गया थ्रोम्बिन। ठीक है सर। थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिनोजन मिला करके फाइब्रिन बनाया जाता है। फाइब्रिन बने रेसा, रेसा बने ऐसे पतली पतली ऐसे रेसे होती हैं, रेसे होती हैं। ठीक है सर, जबकि हम बना के दिखाया था मैं। फिर फाइब्रिन के साथ ब्लड की जो कणिकाएँ हैं, जैसे आपके प्लेटलेट्स हैं और अन्य कणिकाएँ हैं, सब मिल करके क्लॉट जमाती हैं। ठीक, हाँ सर। उसमें जो सहायता करता है वो विटामिन के भी सहायक के रूप में रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक, हाँ सर। एक मिनट अब पानी पी लूँ। ठीक, आइए सर। अब बताया था कि आपकी रक्त नलिका है, ना रक्त नलिका है, इसमें खून बह रहा है। सर वही खून जब कट जाता है तो उसको जमाने लग जाता है। तो इसके अंदर जो खून बह रही है इसको जमने से कौन रोकता है? इसको जमने नहीं देता है एंटी कोगुलेशन एजेंट, रक्त नहीं जमने वाला आपका जो एजेंट है एंटी कोगुलेंट। कोगुलेशन माने थक्का बनना होता है, तो एंटी कोगुलेंट माने थक्का नहीं बनने वाला जो एजेंट है, तो लिखेंगे सर आपका एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट कोगुलेंट एजेंट। आपके ब्लड में एक एंटी कोगुलेंट एजेंट, रक्त का थमना थक्का नहीं जमने देने वाला एक एजेंट होता है, एक पदार्थ होता है, समझिए एक एलिमेंट का मतलब एलिमेंट नहीं, एक पदार्थ होता है जिसका नाम है आपका हिपेरिन। क्या? ये क्वेश्चन आपसे बार बार बनता है कि बताइए वह कौन सा चीज़ है आपके ब्लड में पाया जाता है जो जो आपके शरीर में बहने वाली रक्त वाहिकाओं को, रक्त को जमने नहीं देता है, तो उसका नाम है आपका हिपेरिन, जो रक्त को जमने से रोकता है। इसका काम है रक्त को जमने से रोकना। ठीक है सर। अब मेरे हाथ कट गया तो खून बह रहा है और हिपेरिन क्या बोल रहा है? नहीं, मैं खून को रुकने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा। तो भाई तू रुकने नहीं देगा तो मेरा पूरा खून बह जाएगा, क्योंकि मेरा काम ही है रक्त को जमने नहीं देना। मैं जमने नहीं दूंगा, खून को बहते रहने दूंगा, तो मेरा पूरा खून शरीर का बह जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो इसी समय आते हैं हमारे दादाजी। कौन दादा? फाड़ू दादा। कौन? फाड़ू 9 फैक्टर 9 फैक्टर 9। तो फाड़ू 9 फैक्टर 9 जो दादा हैं हमारे, वो आते हैं और फड़ाक करके मारते हैं हिपेरिन को एक झापड़ और बोलते हैं हिपेरिन चल भाग यहाँ से। मतलब फैक्टर 9 इस हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। जब भी आप लोगों को चोट लगती है और आपका खून बहने लगता है तो उस समय फैक्टर 9 आता है इस हिपेरिन को, जो कि रक्त को जमने से रोकेगा, उसको मार के भगा देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, और फिर ये लोग अपना काम करके रक्त को जमा देते हैं। ठीक, तो पता चल गया कि फैक्टर 9 का क्या यूज़ है। वो हिपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। हिपेरिन का क्या काम है? वो रक्त को जमने नहीं जमने देता है, जमने से रोकता है। तो पूछते हैं कि जब आपका कुछ कटता है सामान आपका किसी हथियार से, किसी सामान से अगर आपका हाथ कट जाए, खून बहते रहती है और रक्त का थक्का जमने लगता है और खून आपकी बहने से रुक जाती है, तो वही खून आपके शरीर में क्यों नहीं जमती है? तो शरीर में जो खून बह रहा है उसको हिपेरिन जो है वो जमने नहीं देता, क्योंकि एक एंटी कोगुलेंट एजेंट है, रक्त को जमने से रोकना इसका काम है। हाँ सर। तो उससे जब कटा है मगर तब तो जमाना जरूरी है, हाथ पर कट गया तब तो जमाना जरूरी है। तब आएगा आपका फैक्टर 9 और इस हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देगा, अक्रिय कर देगा, निष्क्रिय कर देगा और हमारी मदद करेगा ब्लड का थक्का जमाने में, ब्लड का थक्का जमने में। क्लियर हो गया? हाँ सर, मेरे को पूरा कहानी क्लियर हो गया सर। आइए तो थोड़ा व्यवस्थित लिख दूँ इसी चीज़ को, है ना? हाँ सर।
ठीक। हाँ ठीक। फैक्टर 9 या फैक्टर 9, ठीक। हाँ सर, इसका काम क्या है, हिपेरिन को मानी फैक्टर 9 भी कितना चतुर है, देखिए ये भी हमारे ब्लड शरीर में प्रेजेंट है, मगर जब शरीर में खून बहता है तब आकर के हिपेरिन को डीएक्टिवेट नहीं करता, मगर जब चोट लगता है तभी आपका फैक्टर 9 एक्टिवेट होता है और वो एक्टिवेट होकर के इसको डीएक्टिवेट करता है। समझे, शरीर में मतलब सब छुप छुप के बैठे अपना काम करने के लिए, जब जिसको आवाज़ जरूरत पड़ा वो आके काम करता चल जाता है। हिपेरिन को डीएक्टिवेट या निष्क्रिय करके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है ठीक है दोस्तों। हाँ सर, हेलो दोस्तों, चलो दोस्तों, ठीक है सर, क्लियर हो गया। तब पूरा ब्लड क्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। चलिए अब हम आप लोगों के सामने थोड़ा एनिमेशन दिखाते हैं आप लोगों को, ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग। चलिए, ब्लड क्लॉट वीडियोस, वीडियोस नहीं दोस्त, एनिमेशन वीडियो, ठीक है सर। ये देखते हैं, ये तो दिखाया था आप लोगों को, मैं कुछ नया दिखाता हूँ। ये देखते हैं हम, देखते हैं, आइए। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया। ये आपका हाथ है, आप कुछ पकड़े हैं, फल वगैरह काटने के लिए काट रहे थे, उसको काटते काटते आपका हाथ कट गया, ओ माय गॉड, खून निकलने लग गया, तो आपका जो स्मॉल आर्टरी थी वो कट गई, देखिए आर्टरी आपकी कट गई, ठीक। कट सेक्शन, ये कटा हुआ सेक्शन है, रेड ब्लड सेल आया, ठीक। प्लेटलेट है, वाइट वाला प्लेटलेट है, हाँ सर। और छोटे छोटे कण जो है वो आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं, इसी को बात करते हैं। देखिए ये इसमें क्लॉटिंग फैक्टर, हाँ सर, क्लॉटिंग फैक्टर, ये छोटे छोटे कण है, हरे नीले पीले, ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर है सर। एक पीला दिख रहा है तो फैक्टर 9 है सर, वैसे एक ग्रीन दिख रहा है तो एक फैक्टर 10 है। अर्थात ब्लड में सिर्फ फैक्टर 9 ही नहीं और भी फैक्टर होते हैं, मगर आपको फैक्टर 9 जानना है, बस उतना ही जाने रहिए, ठीक। हाँ सर, तो क्लॉटिंग फैक्टर मैंने फैक्टर 9, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले देखा कट गया है और यहाँ खून बह रहा है, तो रक्त को जमने नहीं दे रहा है, कौन जमने नहीं दे रहा है, तो हिपेरिन, तो तुरंत हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देगा सर। अब हिपेरिन को डीएक्टिवेट किया तो अब ब्लड के सारे हिस्सों का काम चालू होगा कि वो क्लॉटिंग का काम चालू करेंगे, ठीक। तो क्लॉटिंग फैक्टर 9 आपके हिपेरिन को डीएक्टिवेट किया, फैक्टर 9 आपके हिपेरिन को डीएक्टिवेट किया, तो अब ये रक्त को जमने से नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये निष्क्रिय हो गया है, तो इसीलिए अब काम चालू होगा शरीर के बाकी हिस्सों द्वारा, रक्त के बाकी हिस्सों द्वारा इसका जमना, ठीक। चलिए, क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प्स ब्लड सेल्स, देखिए उसमें खून बह के निकलने लग गए, अदर बह के निकल रहा है सर, हमको चोट लगे जा रहा है, देखिए एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स, क्या लिखा, फाइबर, हाँ फाइबर रेसा आना चाहिए सब कुल मिला करके। एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स इनिशिएट द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉटिंग प्रोसेस, तो इनिशिएट कौन करता है सर, जो आपका फाइबर्स है वही उसको इनिशिएट करता है, सबसे पहले जाकर के फाइबर बनता है, अर्थात आपको जो दिखाते हैं गोला बनाया, सबसे पहले से फाइबर बनाया हूँ, अदर वैसी फाइबर जाके बनता है, ठीक। क्या लिखा है सर, प्लेटलेट्स एडहियर टू द कट एज, अब आपके जो प्लेटलेट्स हैं, बताए प्लेटलेट्स कैसे मदद करता है आपका खून जमने में, तो देखिए जो प्लेटलेट्स है वो आपके कटे हुए हिस्से में जाकर के प्रवेश करने लग जाएंगे, ठीक। और प्लेटलेट्स रिलीज
केमिकल्स टू अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। एक प्लेटलेट जाएगा, वो अपने अंदर से ऐसा केमिकल निकालेगा, उसके बाकी सब साथी भी आ जाएंगे। कहने का मतलब मैं प्लेटलेट में हो गया और चिल्लाऊंगा, ओए मेरे दोस्त, भाई राज, भाई नीलेश, भाई संजय, भाई कमल, भाई रवि, भाई विनोद, भाई दीपक, आओ सब के सब आओ, सारे मेरे दोस्त हैं लोग, आओ भाई सबके सब आओ, सबके सब आओ, हमको बचाना है अपने शरीर को। सब मेरे दोस्त आने लग गए। ये राज है, ये नीलेश है, ये कमल है, ये संजय है, ये आपका रवि है, ये दीपक है, ये मयंक है। ठीक, तो सब कुछ सब मिल करके मैं बुला दिया। तो वही है कि प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल्स टू अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। तो देख रहे हैं ये जो प्रोसेस वाला बुला रहा है सबको जमाने के लिए। हाँ सर, ठीक। देखिए अब जाकर शुरू वाला मुंह बंद कर दिया ना। हाँ सर, देखिए अब सिर्फ अंदर का मुंह बंद किया, बाहर का मुंह कटा हुआ है सर। ठीक, तो प्लेटलेट प्लग हो गया, मैंने आपस में जुड़ गया और यहाँ से अब खून आराम से बहेगा, खून यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा। मगर कटा हुआ हिस्सा अभी भी बाहर वाला हिस्सा कटा हुआ, अंदर वाला लाइन जो था उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक ठीक, हाँ सर। तो एक्सटर्नल जो बाहर की ओर ब्लीडिंग हो रहा था उसको ब्लॉक कर देता है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट ही आपकी खून को बाहर बहने से रोकता है प्लेटलेट। ठीक, क्योंकि अंदर से वो सील कर दिया तो बाहर से खून नहीं निकलेगा। हाँ सर, द क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिविटी इंक्रीजेज। देखिए क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिविटी इंक्रीजेज। अब आपको क्लॉटिंग फैक्टर आ गया, देखिए छोटे छोटे क्लॉटिंग फैक्टर दिख रहे हैं, हरे 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 पीले पीले। हाँ सर, अब उनका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा और आपके हिपेरिन को मार के भगाएंगे। भाग ऐसे हिपेरिन भाग, चल जमने दे। देखिए वो आ गए, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर आ गए और उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो एक वो आपका जो फैक्टर बताओ इसी में फैक्टर 9 जो है वो हिपेरिन को मार के भगा देगा। और ऐसे और जो अन्य फैक्टर हैं वो यहाँ करके देख रहे बॉन्ड बनाने का काम कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। हाँ सर, तो और भी फैक्टर होते हैं मगर आपको सिर्फ फैक्टर 9 याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है बस। ठीक, तो हाँ सर, बाकी फैक्टर आपके रिपेयरिंग में काम आ रहे हैं। ठीक, देखिए सर, क्लॉटिंग फैक्टर कॉजेज फाइब्रिन टू स्टिक टुगेदर एंड सील द वाउंड। क्लॉटिंग फैक्टर ही कॉज करते हैं, बोलते हैं इसको फाइब्रिन को, किए फाइब्रिन भैया आना, फाइब्रिन भैया आना आना आना, इस जगह को घेरना और उन लोगों को चिपकाने में, आपस में बांधने में, गांठ मारने में, चिपकाने में, बाउंड करने में, सील करने में मदद करते हैं यही फैक्टर। ठीक है सर, तो प्लेटलेट्स का काम पता चल गया, पहले जाकर उसको ब्लॉक कर दिया अंदर से। हाँ सर, फिर उसका तो फैक्टर आया, एक फैक्टर गया हिपेरिन को डीएक्टिवेट किया, बाकी फैक्टर आए, उन लोग रेसे को बोले, इस फाइबर को बोले भैया तैयार तो हमन बांध दे, वो तो फाइबर रेसा के चिपकेगा और उसको लोग सील कर देंगे। हाँ सर, अरे ये फाइबर है, मतलब देखा रेसा। हाँ सर, रेसा फाइबर है। द कट वेसल्स हील्स एंड द क्लॉट डिजोल्व्स आफ्टर सेवरल डेज। आपका जो कटा हुआ सेक्शन था वही भर जाएगा और उसके बाद कुछ दिन बाद ठीक होकर के आपका जो पूरा हाथ था वो ठीक हो जाता है। ठीक, हाँ सर, पूरा प्रोसेस समझ गए सर। देखिए तो क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट, फाइब्रिन, इसको ध्यान रखेंगे सर। रेड ब्लड सेल, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट, फाइब्रिन, ये सब का हेल्प है आपके ब्लड क्लॉटिंग में, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हाँ सर, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए ये छोटे छोटे सबसे छोटे प्लेटलेट होते बताया था ना। हाँ सर, देखिए पूरे रक्त ये आरबीसी है सर, इसमें डब्ल्यूबीसी दिख नहीं रहा है, बड़े और बड़े होते हैं आरबीसी से भी, और प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं सर। ठीक, आपका जो ब्लड जिसमें रक्त बह रही थी, आपकी जो रक्त नलिका वो टूट गई, दिख रही है, और यहाँ से बाहर जा रहे हैं आपके खून। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक, फिर आपका जब बाहर जा रहा था वहाँ एक्टिवेटेड प्लेटलेट, जो प्लेटलेट है वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे और यहाँ पर फाइब्रिन को रेसे की मदद से जो पूरे ब्लड सेल हैं उनको बाउंड करके पूरा सा गुच्छा बना करके देखिए उसको पैक कर दिया, है ना, पैक कर दिया। हाँ सर,
तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स मदद करते हैं फाइब्रिन का कि आइए आप लोगों को हम बांध कर गुच्छा बना करके गांठ बांध दें, सील कर दें और क्लॉट बना दें, क्लॉट। ठीक, हाँ सर, इसलिए मैं ब्लड कार्पुसल है ना आपका, हाँ सर, आरबीसी भी ब्लड कार्पुसल है और सर आपका प्लेटलेट भी ब्लड कार्पुसल है, इसलिए उनका सहायता लिया जा रहा है और फाइब्रिन का सहायता लिया जा रहा है, ठीक है, और फैक्टर का सहायता लिया जा रहा है। ठीक, चलो भैया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लड क्लॉट A to Z समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको ब्लड क्लॉट से कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इस पे स्टेप पूरा याद रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका पढ़ा तो ऐसे दूंगा दोस्त, रटना है याद तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तुम लोग को। आइए अब आप लोगों को इसी में कुछ बताता हूँ मैं। ये जो आपका, अगर आपका सोचिए, आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर आपके खून में फैक्टर जो 9 था, IX9, ये अगर एब्सेंट हो, ये अनुपस्थित हो, तो क्या होगा सर? अगर एब्सेंट अनुपस्थित होगा तो हिपेरिन जो है वो सर आपका ब्लड क्लॉट, रक्त थक्का बनने नहीं देगा, तो इसका काम ही है रक्त थक्का बनने नहीं देना, क्योंकि इसको डीएक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि फैक्टर 9 इसको डीएक्टिवेट करता है। फैक्टर 9 नहीं रहेगा तो सर हिपेरिन आपका एक्टिवेटेड रहेगा, हिपेरिन आपका एक्टिवेट रहेगा तो सर आपके ब्लड को जमने नहीं देगा, कोगुलेंट नहीं होने देगा, और आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो आपका ब्लड, कंप्लीट ब्लड, सारा ब्लड कंप्लीट ब्लड लॉस हो जाएगा और आपका डेथ हो जाएगा, आप फाइनली मर जाएंगे। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो अर्थात फैक्टर 9 के एब्सेंट होने की प्रक्रिया जिसमें वो नहीं रहेगा तो आपका हिपेरिन ब्लड कोई क्लॉट नहीं होने का और आपका कंप्लीट ब्लड लॉट से संपूर्ण ब्लड आपका निकल जाने से शरीर की वजह से आपका डेथ हो जाएगा, आप मर जाएंगे। तो इस बीमारी को जिसमें फैक्टर 9 एब्सेंट रहता है, अब इसे ही कहते हैं हीमोग्लोबिन से बना है रक्त, इसलिए हीमो, और फील करने के लिए नहीं है, उसका स्थान को फील करने के लिए नहीं है, इसलिए हीमोफीलिया। हीमोफीलिया उस कटे हुए जगह को फील करने के लिए नहीं है, क्या नहीं, फैक्टर 9 नहीं है, इसलिए इस बीमारी का नाम ही रख दिए हीमोफीलिया। तो बीमारी का नाम है आपका हीमोफीलिया। ठीक, हीमोफीलिया हो गया। हाँ सर, और इसी हीमोफीलिया को जिस आप अन्य नाम से जानते हैं वो आप जानते हैं रॉयल। कभी आप पूछ ले कि व्हाट इज रॉयल डिजीज, ठीक, अब क्या रॉयल डिजीज मतलब सर आपका, इसके पीछे भी कहानी से रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, तो हीमोफीलिया को ही आपका रॉयल डिजीज कहा जाता है, रॉयल बीमारी कहा जाता है। रॉयल मतलब राजघरानों की बीमारी, राजघराने की बीमारी, तो ऐसे आप वहीं लिख दे रहा हूँ मैं, रॉयल मतलब, रॉयल बीमारी मतलब किसी रॉयल आदमी को होगी, राजघराने के आदमी को होगी, तो रॉयल मतलब सर आपका राजघराना, मतलब राजा वाजा वाले राजा राजघराना। और कौन से राजघराना सर? राजघराना सर आपका ब्रिटेन का। ठीक, तो ब्रिटेन के राजघराने में ये हीमोफीलिया बीमारी पाई गई थी, इसलिए आपके इस हीमोफीलिया बीमारी को आपके, क्योंकि ब्रिटेन के घराने में पाई गई थी, ब्रिटेन घराना में पाई गई थी, ब्रिटेन घराना में बीमारी पाई गई थी, क्योंकि वो घराने का रॉयल घराना है, राजकीय घराना है, इसलिए इस बीमारी को भी रॉयल डिजीज कहा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ सर, किसे? हीमोफीलिया को। और इसमें क्या होगा कि उनके ब्रिटेन घराने में किसी व्यक्ति विशेष में यह बीमारी पाई गई थी, और ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये भी लिख लेंगे आप, ये एक जेनेटिक बीमारी है। ये एक जो हीमोफीलिया, यह एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, जो एक पीढ़ी से, आनुवांशिक रोग क्या होता है सर? आनुवांशिक माने वंश माने एक वंश से अपने मने अपने बाद अपने छोटे छोटों को एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होगा, जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होगा,
एक वंश से, वांशिक माने वंश से, एक वांशिक माने वंश से, एक वंश से दूसरे वंश में, अनु माने अपने छोटे, तो अनुवांशिक अपने छोटे वंशों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो, जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर हो, उसे कहते हैं अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक रोग। ठीक, ये आपका जेनेटिक डिजीज। ठीक, तो ये आपका हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज भी है, अनुवांशिक बीमारी भी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर भी हो सकती है, और रॉयल डिजीज भी है क्योंकि ब्रिटेन राजघराने में पाई गई थी। हाँ सर, इतना सारा क्वेश्चन हीमोफीलिया से बनेगा और सब की उसकी वजह से, फैक्टर 9 की वजह से। क्लियर? हाँ सर। ठीक, क्लियर हो गया? हो गया तो समझ गए हम लोग। चलिए भैया, अब कुछ और चीज बता दो। ठीक, लिखते हैं, देखेंगे। रॉयल डिजीज, hemophilia is sometimes referred to as the royal disease because it affected the royal families of England, Germany, Russia and Spain in the 19th and 20th century। अर्थात सिर्फ ब्रिटेन के घराने में सबसे पहले देखा गया था, और उसके अलावा जर्मनी, रसिया, स्पेन, सारे बड़े बड़े राजघरानों में बीमारी देखी गई थी, इसलिए इसे आपका रॉयल बीमारी बोलते हैं। ठीक, हाँ सर। ठीक, चलिए। और देखिए, इज़ नॉट क्यूरेबल। ठीक, मतलब इसकी कोई इलाज नहीं है हीमोफीलिया का, बस आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और थोड़ा अपना सावधानी बरत सकते हैं, पर इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह कभी ठीक नहीं होने वाला बीमारी है, इसको आप कभी जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके में जीन्स के लिए, उसको लिए जीन्स को एडिट करना पड़ेगा, आपके जीन्स मॉडिफिकेशन, जीन्स एडिटिंग का काम करना पड़ेगा, और वो अभी तक इलीगल है। ठीक, किसी व्यक्ति के जीन्स के साथ छेड़छाड़ करना। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे सर, हम पढ़ रहे थे आपका बिम्बाणु या प्लेटलेट्स, तो उसी बार में खा दूँ आप लोगों को, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। चलिए भैया लिखिए, आइए आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ लिखवाया था मैं। सर विटामिन के, सर विटामिन के सहायता करता है रक्त जमाने में। सर कैसे सहायता करता है? सर विटामिन के जो है ना, तो सर ये ऐसे सहायता करता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है आपका, प्रोथ्रोम्बिन, ये सर आपका, सर प्रोथ्रोम्बिन जो है ये विटामिन के डिपेंडेंट आपका, वो है आपका। ठीक, विटामिन के पे ही ये प्रोथ्रोम्बिन डिपेंड करता है। अर्थात सर शरीर में जब विटामिन के रहेगा तभी आपका शरीर प्रोथ्रोम्बिन बना पाएगा। कहने का मतलब आपके शरीर में विटामिन के है तो भी प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होगा, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन से फाइब्रोजन मिलकर फाइब्रिन बनाएगा। इसलिए क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए विटामिन के जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन डिपेंडेंट है विटामिन के पर, इसीलिए आपका विटामिन के भी सहायता करता है ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन भी सहायता करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तब रिलेशन समझ में आया? चलिए उसको एक अलग कलर से हम बना देते हैं ताकि आपको प्रोथ्रोम्बिन ऐसा बनाते हैं एक अलग कलर से। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन डिपेंडेंट होता है आपका, लिखते हैं प्रोथ्रोम्बिन इज डिपेंडेंट, इज डिपेंडेंट
डिपेंडेंट ऑन विटामिन के, डिपेंडेंट ऑन विटामिन के। तो विटामिन के ही प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए ज़रूरी है। तो प्रोथ्रोम्बिन डिपेंडेंट होता है विटामिन के में, इसलिए विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के सहायता के मैंने रेफरेंस में आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। इस फैक्टर 9 को आते हैं, फैक्टर 9 देखे थे सर। इस फैक्टर 9 को एक और फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सबको पीछे पढ़ाया था सर कि ब्रिटेन घराना, स्पेन घराना, जर्मनी घराना, सर सबके सब सर क्रिश्चियन पूरा कंट्री है। तो क्रिश्चियन कंट्री है तो क्रिसमस मनाया जाएगा, और क्रिसमस सर अच्छे से कोई भी तीज त्यौहार बड़े घर के लोग मनाते हैं, हम सोचते हैं। तो इसीलिए इस फैक्टर 9 को ही आपका क्रिसमस फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। इसे ही आपका फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर के रूप में भी जानते हैं। ठीक, हाँ सर। अगर क्रिसमस फैक्टर किसे कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर के एब्सेंट की वजह से कौन सी बीमारी होगी, तो हीमोफीलिया। तो अगर फैक्टर 9 बोले, क्रिसमस फैक्टर बोले, समझ जाएंगे इसी का बात हो रहा है। ठीक ठीक, फैक्टर 9 को ही क्रिसमस फैक्टर अन्य नाम है इसका। तो क्यों है? क्योंकि सर आपके ये ब्रिटेन राजघराना, जर्मनी राजघराना, स्पेन राजघराना, रूस राजघराना में दिख रहा था, और इस सब जगह सर आपको क्रिश्चियन कंट्री है। तो क्रिश्चियन कंट्री है तो वहाँ क्रिसमस बनेगा, क्रिसमस मनाया जाएगा। तो उसे क्रिसमस के हिसाब से फैक्टर, तो फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर नाम पड़ गया। ठीक, अब मुझे सर फैक्टर 9 का निर्माण कहाँ होता है, इसका भी एक विशेष लिख लीजिए कि फैक्टर 9 का निर्माण, ये फैक्टर 9 का फॉर्मेशन आपके शरीर में जहाँ पे होता है वो है आपका लीवर, या वो है आपका यकृत। ठीक, हाँ सर। तो बच्चे देख रहे हैं आपको लीवर यकृत कितना इंपॉर्टेंट है सर। बाइल जूस यही बनाता है, एक्स्ट्रा फैट को यही अपने में होल्ड करता है, वहाँ शरीर से जो विषैले पदार्थ है उससे यही हमको बचाता है सर। ये आपका रक्त के उसमें भी काम करता है सर, यूरिया में कन्वर्ट करने में भी काम करता है सर, यूरिन बनाने में भी, आपके जो अमोनिया है उसको यूरिया में बदलने में भी ये मदद करता है। मैंने यकृत लीवर का बहुत सारा काम है दोस्त। और ऊपर से फैक्टर 9 को भी यही इसी में निर्माण होता है। जो फैक्टर 9 आपको देख रहे कितना जरूरी है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, यकृत का रोल बहुत बड़ा है हमारे शरीर में। ठीक, चलिए क्लियर। सर शरीर में तो रक्त को जमने से हिपेरिन रोक रहा है। आप बता दिए कि शरीर में हमारे हिपेरिन पाया जाता है जो खून को जमने नहीं देता है। तो क्वेश्चन बनेगा, बताइए आपके शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, कौन है उसको जो रोकता था? हिपेरिन। ठीक है सर। सर शरीर में तो रक्त का थक्का जमने से सर हिपेरिन रोक ले रहा है। मतलब जो ब्लड हम डोनेट करते हैं और उसमें सर वो पन्नी भर के रखते हैं सर, वहाँ तो हिपेरिन है नहीं, क्योंकि हिपेरिन तो सर शरीर में बन रहा है। तो उसको पन्नी के अंदर, थैले के अंदर तो हिपेरिन बनेगा नहीं, तो वहाँ खून क्यों नहीं जमता है सर? उसको तो उल्टा फ्रीजर में रखते हैं, तब खून क्यों नहीं जमता है? बड़े आए ज्ञान देने वाले। तो आओ बेटा बताता हूँ। चलिए लिखेंगे कि आपके ब्लड बैंक में, रक्त बैंक में या रक्त कोष में, रक्त बैंक आपका कोष, ठीक में सर आपका जो रुधिर है, माने जो ब्लड है, इसको जमने से रोकने के लिए एंटी कोगुलेशन के लिए, फॉर एंटी कोगुलेशन, ठीक है, एंटी कोगुलेशन के लिए इसमें मिलाया जाता है, इसमें डाला जाता है। क्या डाला जाता है सर? आपका डाला जाता है सर आपका, लिख लीजिए, सोडियम ऑक्सलेट प्लस कैल्शियम
कैल्शियम सिट्रेट। ठीक दोस्त, कैल्शियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट। समझ आ गया, याद रहेगा? हाँ सर। तो यही जो है आपका एंटी कोगुलेंट एजेंट के रूप में, एंटी कोगुलेंट एजेंट के रूप में मिलाया जाता है आपके ब्लड बैंक में पाए जाने वाले ब्लड में। क्लियर, याद रहेगा? ठीक है, अब कितना मतलब कि अपने आसपास की जानकारी हो रही कि हाँ सर, ब्लड बैंक में ब्लड को फ्रीज में रखते हैं फिर भी वो नहीं जमता है, क्योंकि उसमें सर आपका सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सिट्रेट भरा होता है। ठीक है सर। सर ये कैल्शियम तो हम लोग खाते हैं सर, और सोडियम भी हम नमक में खाते हैं। ठीक है सर, तो ये दोनों तो याद हो गया। ऑक्सलेट और सिट्रेट कैसे याद रहेगा? नींबू आप खाते हैं सर, सिट्रिक एसिड, तो सिट्रेट, ऑक्सलेट सर ऑक्सलेट 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 करके याद रखो। ठीक, हाँ चलो। तो दोनों नाम याद रखेंगे। सोडियम ऑक्सलेट, जो सोडियम वो ऑफर दे रहा है, ओ से ऑफर, ओ से ऑक्सलेट, कि मैं खून को जमने नहीं दूंगा, भले तुम फ्रीजर में डाल दो तब भी, चलो मुझे यूज़ करो, ये ऑफर दिया तो ओ से ऑफर, ओ से ऑक्सलेट। याद हो गया? हाँ सर। कैल्शियम सिट्रेट, तो कैल्शियम सिट्रेट बोला कि मैं कैल्शियम हूँ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो सिट्रेट से साथ दूंगा खून को नहीं जमने देने में, ताकि वो खून किसी अन्य व्यक्ति के काम आए और वो व्यक्ति को जीवन दान मिल जाए। ठीक, तो दोनों बहुत ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं, सोडियम आपका सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सिट्रेट। ठीक, हाँ सर। और अगर कभी आपके शरीर में हिपेरिन की मात्रा कम हो जाएगी तो याद रखिए उसको क्या कहेंगे उस स्थिति को। और आपके रक्त नलिकाओं में खून जमने लग जाएगी तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो लिखिए, जब 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 इस धरती पर न्याय होगा तब तब मैं जन्म लूंगा। चलिए लिखिए, जब शरीर में कुछ नहीं छोड़ूंगा दोस्त। कहाँ से क्वेश्चन पूछे तुम लोग से? जब शरीर की नसों में मेरी नस नस फड़क उठाई है, मेरी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी, जब शरीर की नसों में ही रक्त जमने लगे, जब शरीर की नसों में ही रक्त जमने लगे, तो इस स्टेज को when the blood is coagulated in a blood vessel, then such type of stage, that type of stage, that stage is known as, इस अवस्था को, तो that stage is known as, this stage is known as थ्रोम्बस कहते हैं। तो इस स्टेज को थ्रोम्बस तो दिस स्टेज इज नोन एज थ्रोम्बस, इस अवस्था को थ्रोम्बस कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्त? हाँ सर, क्लियर हो गया सर। मजा आ गया सर, कोई दिक्कत की बात को नहीं सर, याद रहेगा? हाँ सर। सर कैसे याद रहेगा बेटे? थ्रोम्बस तो आप बहुत बार देखे थे। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बो, यहाँ थ्रोम, तो थ्रोम तो भरा हुआ है, तो सर वो नहीं हो रहा है थ्रोम, तो इसलिए वो थ्रोम्बस हो जाएगा। थ्रोम बोलेगा बस अब मैं नहीं जमूंगा, तो हो गया आपका थ्रोम्बस। याद करवा दिया? हाँ सर, मजा आ गया। तो सिगरेट हो, तू कबूल करो, तो चलो तू फुलाओ। तो आनुवांशिक हीमोफीलिया भी आप जान गए। आपके नसों में, अगर नसों में खून अगर जम जाए तो थ्रोम्बस कहलाएगा। ठीक, चलिए आपको थोड़ा हीमोफीलिया का भी थोड़ा जानकारी दे दो, छोटा वाला, आपके काम का नहीं है मगर दे देता हूँ फिर भी। देखिए, हीमोफीलिया आपके बारे में, बहुत कुछ जान चुके हैं आप। रॉयल डिजीज़ हीमोफीलिया फैक्टर 9 की कमी से होता है।
जेनेटिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। एक और हीमोफीलिया में लिखेंगे, इसका सर कुछ टाइप होते हैं सर, इसके टाइप, इसके प्रकार होते हैं सर। हीमोफीलिया जो बीमारी है, जो कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है, इनक्योरेबल है, जो कि रॉयल डिजीज़ है। ब्रिटेन और स्पेन बहुत सारे राजशाही परिवार में पाया गया था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज़ कहा जाता है। इसका हम देखिए सर, कुछ टाइप लिखिए आप। तो इसके टाइप में आप लिखेंगे सर, इसमें 3 टाइप के होते हैं सर, इसके 3 टाइप्स, बस उसी में देख लीजिए सर। उसका नाम क्या है? कुछ नहीं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया आपका सी, ये 3 नाम है इसके। हाँ सर। तो हीमोफीलिया जो होता है, ये आपके फैक्टर 8 की कमी से होता है, ठीक। हाँ सर, फैक्टर 8 की कमी से होता है सर। हीमोफीलिया बी जो है वो आपके फैक्टर 9 की कमी से होता है सर, आपका 9 की कमी से। और सर जो आपका हीमोफीलिया सी है वो आपके फैक्टर 11 की वजह से होता है, फैक्टर 11 की वजह से होता है, 11 की वजह से होता है। नहीं दिख सकता कैसे? ठीक, तो फैक्टर 11 क्लियर हो गया? हाँ सर, फैक्टर 11 हमको क्लियर हो गया। चलिए, देख रहे हैं आप लोगों के लिए एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को दिखने में दिक्कत मत हो, इसलिए आप भले ऐसा करके लिखो। तो कितना हमारे कोचिंग द्वारा आप पे ध्यान दिया जाता है कि छोटी छोटी बातों पर, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए आपको एनालाइजर का, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया? हाँ सर। क्लियर हो गया? फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 याद रखेंगे। 8, 9, 10 नहीं, 8, 9, 11 याद रखना है, ठीक। हीमोफीलिया 3 टाइप के होते हैं, ABC या एग्जाम पूछ ले। हीमोफीलिया कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप के हैं, 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप, 3 प्रकार, ठीक। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ये फैक्टर 8 की कमी से, फैक्टर 9 की कमी से, फैक्टर 11 की कमी से होते हैं, ठीक। चलिए आइए, आपको जो हिपेरिन बताया था सर, जो शरीर में खून को नहीं जमने देता है ना, अब उसका थोड़ा जानकारी आपको दे दूं मैं। तो चलिए आइए, लिखिए हिपेरिन, ठीक। हिपेरिन, ठीक है सर। तो हिपेरिन हमारे शरीर में नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है, याद रखेंगे। और इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो ये हमारे बॉडी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो आपको पता ही है, ठीक। तो इसका प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नेचुरली हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से ही उपस्थित है, ठीक, उपस्थित होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है सर। दूसरा, इसका निर्माण देखेंगे किससे हो रहा है, तो शरीर में भाई कहीं से इसका निर्माण भी होगा। सर आप बताए थे निर्माण में, सर आपको देखिए सर, पीछे आप बताए थे, कहाँ गए भैया, आ जाओ सर। इस फैक्टर 9 का निर्माण आपका यकृत लीवर से हो रहा है, तो वैसे आपका जो वो है आपका हिपेरिन, इसका निर्माण कहाँ से होगा? क्योंकि इसका उल्टा है ये, तो इसका देखते हैं निर्माण कहाँ से होता है। आपको फैक्टर 9 का निर्माण तो पता चल गया, फिर हिपेरिन का निर्माण आप देखेंगे, तो आइए देखते हैं हिपेरिन का निर्माण, ठीक ठीक। तो इसका निर्माण होता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस्ड, फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड लिखिए आप, या निर्मित किया जाता है, इसको निर्मित सही शब्द रहेगा। ये निर्मित होता है, प्रोड्यूस होता है, लिखेंगे शरीर में कहाँ से? तो सर ये होता है आपके बेसोफिल से। जो बेसोफिल आप पढ़े थे, WBC में बेसोफिल आप पढ़े थे? हाँ सर, बेसिक वाला जो काम था सर, आप जो आपका हिस्टामिन नाम का रसायन छोड़ रहा था, तो सर हाँ से हिस्टामिन भी वही छोड़ रहा था, हाँ से हिपेरिन भी वही छोड़ता है। अरे वाह, याद करवा दी सर आप तो, बस दोस्त याद रखो,
तो बेसोफिल्स से प्लस, या थोड़ा सा अंतर यही है, मास्ट सेल से। याद कीजिए मास्ट सेल या मास्ट कोशिका आपको पढ़ाया था पीछे के क्लासेस में, और आप बताते कि इसका जिक्र हम फिर से करने वाले हैं। ठीक, हाँ सर। तो बेसोफिल और आपका मास्ट सेल या मास्ट कोशिका। ठीक, याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा हमको कि जब कहीं हिपेरिन का निर्माण बेसोफिल से या मास्ट सेल या मास्ट कोशिका से होता है। क्लियर? हाँ सर, क्लियर हो गया सर। और ऑपरेशन के दौरान ये पूछ लेगा कि बताइए ऑपरेशन के दौरान आपका जो शरीर काटा जाता है तो उस समय खून बह रहा है, और खून अगर बहते रहना ठीक है, मगर खून क्लॉट हो गया, मैंने समझिए कि खून क्लॉट मत, क्योंकि कटा, जैसे आप शरीर कटेगा तो सर वहाँ से खून क्लॉटिंग का काम चालू हो जाएगा, तो खून अगर क्लॉट हो गया तो आप मर जाएंगे। इसलिए आपको ऑपरेशन के दौरान खून क्लॉट ना हो, इसीलिए जब आपका ऑपरेशन किया जाता है तो आपको ऑपरेशन के दौरान हिपेरिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपका ब्लड क्लॉट ना हो। हिपेरिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपका ब्लड क्लॉट ना हो, क्योंकि ब्लड क्लॉट होगा तो आप मर जाएंगे। तो हिपेरिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। ठीक, क्योंकि हिपेरिन आएगा तो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा तो भाई ब्लड जमेगा नहीं तो हम मरेंगे नहीं। इसलिए उतने देर जितने देर वो काट के खुला रखा है उतने देर आपका ऑपरेशन कर पाएगा वो। समझ में आ गया बात कि डॉक्टर भाई अपने शरीर काटेगा सर, तो काटते साथ सर वहाँ खून ऐसे जमना चालू हो जाएगा, तो जमने से रोकने के लिए वहाँ हिपेरिन का इंजेक्शन लगाते हैं उन लोग डॉक्टर लोग। ठीक, हाँ सर, हिपेरिन का इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर लोग ताकि जो कटे हैं तो यहाँ खून जमे मत, मतलब खून जमे मत, और खून जमेगा तो आदमी मर जाएगा, इसलिए खून मत जमे, इसलिए हिपेरिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक, हाँ सर। अब हिपेरिन मान लीजिए आपको नहीं मिलता है तो इसका विकल्प क्या है, तो लिखिए हिपेरिन का विकल्प, अर्थात हिपेरिन के जैसा ही कोई ऐसा चीज जो हिपेरिन के जैसा ही काम करता हो वह क्या है। तो हिपेरिन का विकल्प आपके लाइफ में की है, वो है आपका ही से हिपेरिन, ही से हिरुडिन। क्या? हिरुडिन। अभी हिरुडिन कैसा गया सर? ही से हिपेरिन, ही से हिरुडिन। हाँ, नाम तो दिक्कत नहीं है सर याद करने में, मुद्दा कि ये अब है क्या, ये है क्या चीज, तो लिखेंगे तो इसमें भी आपके एंटी कोगुलेशन एजेंट, रक्त थक्का रोधी, ये हिरुडिन भी आपके रक्त थक्का रोधी अर्थात उसका विरोधी है, इसके में भी रक्त थक्का रोधी गुण पाए जाते हैं। हाँ तो रहेगा ही ना सर, एंटी कोगुलेशन एजेंट तो ये रहेगा ही, हिरुडिन भी, क्योंकि हिपेरिन के जैसा ही क्या काम करेगा। मगर हिरुडिन मिलता कहाँ है, तो लिखिए हिरुडिन पाया जाता है लार ग्रंथि में। अब लार ग्रंथि में किसके लार ग्रंथि में पाया जा रहा है सर हिरुडिन, तो लार ग्रंथि में पाया जाता है। तो बोलेंगे किसके किसके लार ग्रंथि में, तो आपका जो जोंक होता है, जोंक याद है ना, जोंक सर, जोंक कौन, जो आपका रक्त चूसता है, जीव, रक्त चूसने वाला जो जीव है, जो आपका हिपेरिन का विकल्प हिरुडिन है जो कि रक्त थक्का रोधी गुण पाए जाएंगे। सर हिपेरिन भी रक्त थक्का रोधी होता है, मैंने एंटी ब्लड कोगुलेंट एजेंट है, तो ये भी तो हो गई सर। मगर लार ग्रंथि में पाया जाता है तो किसके, सलाइवरी ग्लैंड में। सर सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि में पाया जाता है किसके सर, तो जोंक के लार ग्रंथि में पाया जाता है दोस्त। और जोंक सर क्या है, रक्त चूसने वाला जो जीव है वही जोंक है सर, अर्थात जोंक आपको पता सर खून चूसता है। हाँ सर, शरीर से चिपक जाएगा खून चूसेगा, तो खून जब चूस रहा है तो आपको खून चूसा है ना, मैंने आपके शरीर से चिपक के खून चूस रहा है, तो आपका शरीर क्या काम करेगा, तुरंत तुरंत आपके ब्लड को क्लॉट करने का काम करेगा जहाँ से चूस रहा है।
और क्लॉट क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इसके मुंह के अंदर, इसके लार ग्रंथि में, क्योंकि मुंह से ही चूसता है, मुंह में लार ग्रंथि पाया जाता है, तो इसके लार ग्रंथि में हीरोडिन पाया जाता है जो उस कोगुलेशन को जमने नहीं देता और ये पूरे रक्त को चूस लेता है। समझ में आ गया बात? चलिए अब आपको इसी बात पे, जिसको आप लीच करके जानते हैं, लीच, लीच है ना, तो इसे जोंक को आप जानते हैं नाम से, जोंक को जानते हैं आप जिस नाम से, वो है लीच। ठीक, इंग्लिश वाले भाई। चलिए आपको जोंक का इमेज दिखाता हूँ। लीच, ये लीची खाने वाला नहीं, ये लीच है, लीच एनिमल। यही है भैया आपके जोक भैया, देख रहे हो भैया? हाँ सर, देखिए ये इसका पूरा शरीर और ये मुंह लगा करके, कहाँ आ गए तुम? इतना भी ज्ञान नहीं चाहिए, हिंदी मत खोलो अपना, इमेज दिखाओ बच्चों काफी है। हाँ सर, देखिए ये मुंह लगाया हुआ है और वहां से खून चूस रहा है आदमी से, तो शरीर में हमारा छेद हुआ, सर छेद हुआ तो खून निकल रहा है, तो खून निकल रहा तो हमारा शरीर आएगा कि रक्त को जमा दो जमा दो, तो मगर जमा नहीं पाओगे, इसके मुंह में जो लार ग्रंथि है वहीं से ये हीरोडिन छोड़ता है, और हीरोडिन आपके रक्त को जमने नहीं देता क्योंकि वो रक्त तथा करोधी गुण पाया जाता है। तो आपके जोंकों को आप अच्छे से देख लीजिए, यही है जोंक, यही है जोंक, यही है जोंक, ये शरीर में चिपक जाते हैं और पूरे रक्त को नहीं, रक्त को चूसने का काम करते हैं। ठीक, हाँ सर, आइए। देखिए भैया मुंह खोज के घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, देख रहे हो कि कहाँ मिले तो चूस लूँ मैं, ऐसे दिखता है लीच। देखो पकड़ लिया आदमी का हाथ, अब चूसना चालू कर दिया, समझ रहे हो? हाँ, तो पानी के अंदर रहता है इसलिए बोलते हैं ना, गंदे पानी तालाबों मत जाया करो, तो वैसे पानी में जाएगा उसके शरीर में आ जाएगा और चूसने लगेगा पूरा। छोटे छोटे होते हैं, इसका इस्तेमाल याद रखेंगे। पुराने समय में कोई बीमारी हो जाता था तो उस बीमारी के, उस घाव के गंदे खून को चूसने के लिए भी इसका इस्तेमाल पहले के लोग करते थे, वही यहाँ दिखा रहा है। ठीक, देखिए इसका मुंह ऐसा होता है। हाँ सर, लिखा है हिरुडो मेडिसिन, तो हाँ, तो हिरुडो मेडिसिन बनाने के लिए भी इसको उपयोग करते थे। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, चलिए हीरोडिन, हीरोडिन, चलो भैया इतना हो गया। अरे दोस्त मेरे, कितना समझाना पड़ता है बच्चे लोगों को एक एक चीज डिटेल में घुसे उनके दिमाग में करके। तो चलिए अब आप लोग ब्लड के बारे में पूरी जानकारी ले लिए है ना? हाँ सर, ब्लड का हम पूरी जानकारी हो गया सर। ब्लड में आपका सब ब्लड प्लाज्मा होता है, इसका पूरा पढ़ा दिया, आरबीसी पूरा पढ़ा दिया, डब्ल्यूबीसी पूरा पढ़ा दिए, प्लेटलेट्स पूरा पढ़ा दिए, है ना? तो सर हमारा ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और वो भी कंप्लीट, हमारा ब्लड पूरा कंप्लीट हो गया। मगर सर आप एक चीज़ तो नहीं बताए, आप कैसे बोल रहे ब्लड पूरा कंप्लीट हो गया? हम तो सर अलग अलग आदमी, और हम लोग का रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है, वो तो सर आप नहीं पढ़ाए हो। बच जाओगे सोच रहे थे हम लोग से, हम लोग बहुत होशियार है, हमको सब पता है। अरे यार मेरे को सब पता है यार, कैसे करूँ अब मैं काम चोरी नहीं कर पाऊंगा ना। रक्त समूह ब्लड ग्रुप पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को ना? हाँ सर पढ़ाना तो पड़ेगा। आपको क्या लगा हम लोग भूल गए? हम लोग को नहीं पता है। हाँ भूल गए थे, मैं छोड़ देता तो पता नहीं चलता, आगे निकल जाता। नहीं नहीं सर, हम लोग होशियार है। ठीक है भाई, आप लोग होशियार हो। ठीक, तो चलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ब्लड ग्रुप। क्या सर? वो है हमारा सर, वो है हमारा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ठीक, चलिए लिखिए ब्लड ग्रुप रक्त समूह। हाँ सर, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा बी है, मेरा ओ है। चलिए जिसका जिसका जो जो ब्लड ग्रुप है तुरंत आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये पता चल गया आप में कितनों को अपना ब्लड ग्रुप के बारे में पहली बार जानकारी है। ठीक, और नहीं भी वो जानकारी तो आप लोगों को मैं आज
तुक्का मारेंगे, ट्रिक बता दूंगा कि आप कैसे तुक्का मारेंगे अगर आपको अपने माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है तो, कि आपका क्या होगा। ठीक, और ये तो जरूर आप चेक करवाइए, ब्लड डोनेट कीजिए, उससे भी आपको ब्लड ग्रुप पता चलेगा। अपना ब्लड ग्रुप चेक कीजिए दोस्त, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी तत्काल में आपका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, तो उस समय आपका टेस्ट करेगा, बताएगा कौन सा ब्लड ग्रुप है, भले उसमें 5 मिनट ही लगे, पर 5 मिनट में एक आदमी का जान जा सकता है। अगर आपको पता रहेगा तुरंत आप बता देंगे मेरा ब्लड ग्रुप ये है, या आपके आईडी कार्ड में लिखा रहेगा आपका ब्लड ग्रुप ये है, या आपके पर्स में डाले रहेंगे आपकी मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप रहेगा उस ब्लड ग्रुप का तुरंत आपको ब्लड चढ़ा करके आपका जान बचाया जा सकता है। इसलिए अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए, 50-100 रुपये में होता है, करवा लीजिएगा। ठीक, चलिए सर आइए। सर ब्लड ग्रुप तो सर ठीक है कि ब्लड ग्रुप में बांटे हो सके, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। मैं बोलता हूँ ओ तो कुछ होता ही नहीं है, अर्थात जिसमें कुछ नहीं है वो ओ है, ओ माने 0 है। इसका मैं आपको आगे समझाऊंगा, जिसमें कुछ नहीं होता वो ओ है। ठीक, और जिसमें कुछ नहीं है, एकदम ही कुछ नहीं है, वो आपका ओ नेगेटिव है। ठीक, चलिए आपको बहुत सारी चीज़ जानने मिलेगा ब्लड ग्रुप के बारे में जो आप पहली बार जानेंगे दोस्त। तो आइए हम पढ़ते हैं। सर किसी न किसी ने तो खोज की होगी ना। हाँ सर, हर व्यक्ति का खून का कुछ डिज़ाइन जो है अलग अलग टाइप का है माइक्रोस्कोप में देख करके। हाँ सर, सही बताते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो लिखेंगे इसका खोज, इसकी डिस्कवरी जिन्होंने की, उनका नाम तो सर आपका कार्ल लैंडस्टीनर। जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने ही 1901 में आपकी ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्लड ग्रुप खोजे उसके वजह से सर, ये तो हमारे यहाँ के लैब टेक्नीशियन आज 2 मिनट में बता देता है। दोस्त आपका लैब टेक्नीशियन 2 मिनट में बता पा रहा है क्योंकि इन्होंने खोज के दिया, वो टेक्निक पता कैसे चलेगा सर। इसके लिए फिर भी नोबेल, सर नोबेल बहुत बड़ा चीज़ है दोस्त, कितना बड़ा चीज़ है। सोचिए कि आप पहले ये टेक्निक होता ही नहीं, आज मान लीजिए आज टेक्निक नहीं है, आज आपके किसी अपने का एक्सीडेंट हो रहा है या किसी का भी एक्सीडेंट हुआ और सर उसका ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है, हम कैसे करें, उसको खून चढ़ाना है, मैं उसका सर ब्लड ग्रुप ए है, मैं उसको जाकर किसी और का चढ़ा दिया, ए नेगेटिव को चढ़ा दिया या किसी बी नेगेटिव को चढ़ाया और वही मर गया। अर्थात कितने लोगों का जान बच गया सिर्फ इस एक खोज से। इसलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्त, नोबेल पुरस्कार मिला था। सुना है बात? हाँ सर, खोज तो है सर बहुत बड़ा, बस इसलिए भाई जो इतने बड़े खोजी हैं उनका आपको इमेज दिखा दूँ। पहले एक बात देखिए सर, रक्त परिसंचरण तंत्र बताए थे, रक्त का परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात ब्लड सर्कुलेशन की खोज जिसने की थी वो तो सर आपके विलियम हार्वे थे सर, विलियम हार्वे थे। तो हमारे परिसंचरण मतलब आपके पूरा बॉडी है, इसमें खून का हर जगह घूमना फिरना, ये खोज किए थे आपके विलियम हार्वे। बताया था गाड़ी में बैठ के पूरे शरीर में घूम रहे हैं, वो गाड़ी आपका हार्ले डेविडसन है। हाँ सर, याद आ गया। और यहाँ रक्त परिसंचरण ब्लड के घूमने की बात नहीं हो रही है, ब्लड के समूह की बात हो रही है, रक्त समूह की बात हो रही है, ब्लड के ग्रुप की बात हो रही है। तो वो खोज किए है कार्ल लैंडस्टीनर, ये याद रखेंगे आप। और कैसे याद रहेगा सर? सर से ऐसे याद रहेगा सर, काल आपकी काल मृत्यु आ सकती थी, आपकी अकाल मृत्यु हो सकती थी अगर आपका ब्लड ग्रुप पता नहीं होता तो हाँ सर, अकाल मृत्यु से बच गए आप, ब्लड ग्रुप पता रहा तो। ठीक, हाँ सर, चलिए दोनों याद हो जाएगा आपको। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज विलियम हार्वे ने किया और आपके ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, क्योंकि रक्त समूह से आपकी जान बचती है, आपका काल, आपका जो आता है काल, आपकी मृत्यु वो बच गए। और ये सब विलियम हार्वे हार्ले डेविडसन पे बैठ के पूरा घूमता है, तो हार्ले डेविडसन बैठ के पूरे शरीर में घूमता है, परिसंचरण होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए उससे ऐसे याद किए थे। चलिए सब मैं बोला सब याद करवा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। आप बस क्लास में बैठे रहो, हाथ पर बांध के मस्त मज़े से मूवी की जैसे देखते रहो, सुनते रहो, सब याद हो जाने वाला है। ठीक, तो आइए आपको दिखा दें, हम दर्शन करवा दें आपका कार्ल लैंडस्टीनर का। कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक, यही आपके कार्ल लैंडस्टीनर जी। ठीक,
कार्ल लैंडस्टीनर लिखा है। हाँ सर, तो ये हमारे कार्ल लैंडस्टीनर जी हैं। चलिए, इन्हीं का आपको दर्शन करवा दिया मैंने। ये थे हमारे कार्ल लैंडस्टीनर जी। मैं फ़ोटो कहाँ लगा दूँ आपके लिए? यही ठीक है, चलो। ठीक है सर, चलिए दोस्त आइए। सर इन्होंने खोज, सर अब इनका देखते हैं सर, क्रम लिखते हैं। सर 1901 में इन्होंने खोजा, क्या खोजा कि हाँ, हर व्यक्ति का खून अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का खून अलग अलग होता है, तो डिस्कवरी ये हुआ 1901 में। फिर मनुष्यों के इसी खोज को आगे बढ़ाए और अलग अलग मनुष्यों पर टेस्ट किया, तो इन्होंने पता किया 1909 का समय आ गया, पता इनको ये पता चला कि हाँ अलग अलग खून होता है। फिर मनुष्यों में जो खून होते हैं अलग अलग समूह होते हैं। 1909 में उन्होंने मनुष्य या मनुष्य के रक्त समूह को वर्गीकृत किया, और वर्गीकृत किया आपके ए रक्त समूह बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है? हाँ सर, समझ गए सर। चलिए भैया, तो 1909 में किया और उसके लिए 1930 में उनको अवार्ड मिल गया। ठीक, और इसलिए 1930 में इनको मिल गया नोबेल पुरस्कार, क्योंकि बहुत बड़ी खोज थी अपने समय की। हाँ सर, ठीक, चलो भैया। तो अब क्वेश्चन आया सर कि इन्होंने जो खोजा ए बी और ओ, सर ये अलग अलग क्यों मिले इनको? मैंने किसी का ए है, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का ओ, ये इनको कैसे पता चला, या कैसे इसका खोज हुआ कि अलग अलग होगा सबका खून? तो आइए हम सीखते हैं एकदम, हम कार्ल लैंडस्टीनर अब बन जाते हैं और हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए लिखिए आप कि अलग अलग आपके अलग अलग ब्लड ग्रुप, रक्त समूह क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए आप। ठीक, तो इनको पता चला कि हर व्यक्ति के जो ए है, बी है, ए बी और ओ है, सबके में एक ही चीज़ का अंतर आता है। मैंने एक बेसिक चीज़ है, जैसे देखिए, मान लीजिए, आपको पहले ये लिस्ट याद रखेंगे, जो बता रहा हूँ लास्ट में इसका यूज़ आएगा। मान लीजिए ये आदमी ए का खून है, ये मान लीजिए मेरा खून है। ठीक, ये प्रतीक सर का खून है, ये मेरे राज का खून है, ये नीलेश का खून है, ये कमल का खून है, ये संजय का खून है। ठीक सर, जो प्रतीक सर का खून है, इसके मान लीजिए एक ऐसे करके प्रोटीन पाया जा रहा है, एक प्रोटीन पाया जा रहा है ऐसे करके मेरे खून में, या छोड़िए यहाँ पे, सर मेरे में ना एक ऐसा चीज़ पाया जाता है, एक प्रोटीन है, बाकी उसके अलावा ना सब, इसके अलावा कुछ ऐसा पाया जा रहा है गोल, कुछ ऐसा पाया जा रहा है ट्रायंगल, कुछ ऐसा पाया जा रहा है आपका यू। ठीक, हाँ सर, बस इसमें भी देखूँ तो इसमें भी आपका ये ऐसा पाया जा रहा है, एक ऐसे ऐसा एक प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक, मगर मेरे में भी आपका गोल है, ऐसा है ट्रायंगल है, ऐसा यू है, इसके में आपको मान लीजिए ऐसा करके प्रोटीन पाया जा रहा है, और सर बाकी इसके में गोल है, ऐसा ट्रायंगल है, यू है। ठीक है सर, बस इसके में कुछ अलग अलग सब में। ठीक, तो अब 3 का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, कमल संजय की छुट्टी कर दी है, प्रतीक राज और नीलेश रह गए। ठीक, चलिए, तो मान लीजिए सर, मैं जब आपको बताऊंगा मतलब तीनों का ब्लड ग्रुप किसके आधार पर बांटूं, तो आप क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? सर तीनों में ये कॉमन है, सर तीनों में ये कॉमन है, सर तीनों में ये कॉमन है, तो इसके आधार पर तो आप बांट नहीं सकते। सर तीनों जो अलग अलग चीज़ें होंगी उसके आधार पर ही बांटोगे आप। सर इसके में ये डब्बा टाइप का दिख रहा है, इसके भी उल्टा वाई जैसा दिख रहा है, इसके भी पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ सर, तो यह कहने का मतलब ब्लड में कुछ समानताएं थी सब में,
जैसे ये कोई प्रोटीन है, ये कोई दूसरा प्रोटीन है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा प्रोटीन, तो 2 3 4 प्रोटीन, 2 3 4 2 3 4 जो प्रोटीन है वो सेम है, इसलिए उसके आधार पर तो बांटेंगे नहीं। प्रोटीन नंबर जो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ये तीनों अलग अलग है, तो इसके आधार पर ही बांटेंगे। बस आप इस लाइन को याद रखिएगा, इसका यूज आगे पड़ेगा। हाँ सर पड़ेगा। तो चलिए, जब सिर्फ इसके आधार पर बांटेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, सर ये पूरा जिसका काम नहीं इसको मिटा दो, फिर जिसका सेम है इसको यहाँ मिटा दो। अभी मिटा रहा हूँ, मैंने ब्लड में तो है ये, मैं इसमें वर्गीकरण नहीं कर सकता, इसको मिटा दो। तो देखिए भाई, माइक्रोस्कोप में बहुत जो सामान दिखा उसको मिटा दिए वो, अब जो अलग दिखा बस उसी को छोड़ दिए। तो उसी में से जो इसको नाम दे दिए, मान लीजिए ऐसा जो चिन्ह होगा, बोले जो ऐसा चिन्ह होगा उसको अपन ए नाम देंगे, ऐसा चिन्ह वाले को बी नाम देंगे, और आपका इस ऐसे वाला को मैंने, और इसी में बताऊँ आपको मैं, चलिए ठीक। हाँ सर, और जहाँ पे आपके ऐसा डब्बा वाला ही पाया जाएगा मान लीजिए, और जहाँ पे आपका ऐसा वाई वाला ही पाया जाएगा मान लीजिए, इसमें ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। हाँ सर, इसके ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। ठीक है सर, ये प्रोटीन पाए जा रहे हैं ना, ये सब प्रोटीन है। तो जहाँ ऐसा डिजाइन वाला प्रोटीन पाया जाएगा उसको ए दे दिए, ऐसा डिजाइन वाला पाया जाएगा उसको बी दे दिए। तो ऐसा डिजाइन वाला ए था तो ए हो गया, ऐसा डिजाइन वाला बी था बी। तो एक व्यक्ति एन के नीलेश के खून में ए और दोनों प्रोटीन पाया गया, तो हाँ सर ए बी दोनों हो गया, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, इसका ए, इसका बी, इसका ए बी हो गया। ठीक है। और एक चौथा व्यक्ति मान लीजिए, हम फिर लेते हैं कमल को, आपका कमल है सर, उठ के उसके ब्लड ग्रुप में ना तो ये कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, मैंने पूरा खाली है। बाकी उसके अलावा जो वो सब था गोल वोल, उसका बात छोड़ करके वो सब हैं। मगर ये जिसके आधार पर वर्गीकृत करना है ये नहीं है, ये वाले प्रोटीन भी नहीं है, तो इसलिए उसके खून को क्या नाम दे दिया गया, उसका जगह खाली था और उसकी जगह कोई नहीं था, जीरो था, इसलिए उसका नाम को दे दिया गया जीरो से जीरो बना के ओ। तो आप समझे, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। समझ में आ गया बात? हाँ सर, हम समझ गए। तो इसी माइक्रोस्कोप में देखे, जिसमें ऐसा वाला चीज़ पाया गया उसको ए, उसको बी, पहले आप समझ लीजिए। चलिए, उसके बाद ये इतना समझ में आया। हाँ सर, अब सिम लिखता हूँ मैं, मान लीजिए आपके 4 व्यक्ति हैं, ठीक, वही भी 4 को ले लेते हैं, मिटाते हैं, इसको इतना समझ गए होंगे आप। हाँ सर, अब आपको बना के दिखाता हूँ कैसे वो पढ़ते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान कैसे होता है। ठीक। हाँ सर, यस। चलिए सर, मान लीजिए ये आपका ब्लड ग्रुप, ये आपका ब्लड है सर, ब्लड रक्त, ये इसका भी रक्त है सर, लाल है सर, इसका भी रक्त सर, इसका भी रक्त लाल है सर, इसका भी रक्त सर, इसका भी रक्त लाल है, इसका भी लाल है सर रक्त। ठीक सर, इसके में ऐसे करके, ओहो ज़्यादा मोटा हो गया छोड़ रहे सर, इसके में ऐसा करके प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा करके प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा करके प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा करके प्रोटीन पाया जाता है। अब पता हम सर प्रोटीन खाते हैं, हाँ सर, सर प्रोटीन ही क्यों पाया जा रहा है, पहले तो ये बात आप याद कीजिए। आपको कोरोना वायरस से हम आते हैं एक सेकंड के लिए। सर कोरोना वायरस का इमेज था, इसके ऊपर ऐसे सर आपको दिख रहा था, ऐसे से कांटे से निकले हुए हैं, और सर ये बोलता था कि उसके प्रोटीन के लेयर हैं। तो किसी वायरस पे भी ऐसे ऊपर प्रोटीन के लेयर होते हैं ना, हाँ सर, उससे वो अपना सुरक्षा करता है। हाँ सर, तो सब वैसे आप समझिए कि आपके ब्लड के ऊपर भी ऐसे प्रोटीन के अलग अलग लेयर थे। ठीक। हाँ सर, बहुत सारे लेयर थे। अब हम इसमें 4 लेयर का अध्ययन कर रहे हैं, बाकी और लेयर को छोड़ रहे हैं, जो कॉमन थे उनको छोड़ रहे हैं, जो अलग अलग 4 हैं वो उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आया? हाँ सर, चलो भैया, ठीक है सर। बी इस प्रतीक वाले राज वाले मैच था, इसमें क्या हुआ सर, इसमें आपका सर ऐसा ऐसा पाया गया सर। ठीक। हाँ सर, इसलिए ऐसे बनाते हैं, आपको ऐसा बनाया गया, ऐसा पाया गया सर, ऐसे। ठीक। हाँ सर, ये ऐसे भी नहीं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ऐसे बनाएंगे, ऐसे, इसके में ऐसे करके 4 प्रोटीन देखिएगा। ठीक है सर। फिर सर नीलेश पे आया, तो इसमें देखिए सर, हम किसमें ऐसा प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपका ये वाला प्रोटीन भी दिखा हमको इसमें, किसमें ये वाला प्रोटीन भी है। ठीक है सर। आइए, तो सर यहाँ पे जो ऐसा वाला प्रोटीन था सर, ऐसा वाला,
मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया प्रोटीन ए, सर ऐसे वाले को मैंने नाम दिया, सर ऐसे वाले को मैं नाम दिया मान लीजिए प्रोटीन बी, ठीक है सर। हाँ सर, तो ये अब नामकरण करते हैं। प्रतीक के ब्लड ग्रुप में ए सभी पाया जा रहा था, प्रतीक का ब्लड ग्रुप क्या होगा सर? प्रतीक सर का ब्लड ग्रुप है ए, सर ए, ठीक है सर। सर राज सर के ब्लड ग्रुप में ये वाला प्रोटीन पाया जा रहा है, इसका नाम क्या है? बी, तो इनके ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी 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 बी, अर्थात केवल बी, ठीक है सर। सर इनके में दिख रहा है, ये नीलेश के में दिख रहा है सर, यहाँ भी तो लिखेंगे बी। अच्छा दो तो ये भी दिख रहा है सर आपको ए, दो तो ए वाला प्रोटीन तो ए। सर इनका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, इनका ब्लड ग्रुप हो गया, प्रतीक सर का ब्लड ग्रुप हो गया ए, सर इनका ब्लड ग्रुप हो गया बी, सर इनका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, और सर इसके में कोई प्रोटीन ही नहीं है, तो इसलिए सर कोई प्रोटीन नहीं, पूरा जीरो है, गोल है, नीलबट्टे सन्नाटा, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप हो गया जीरो बना दिया। अब बाद में इसको क्या बोलूँ, इसलिए मैं इसको बोल दिया ओ। तो इसीलिए आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ पाया गया, अर्थात किसी में ए टाइप के प्रोटीन थे, किसी में बी टाइप के, किसी में सी ए बी दोनों टाइप के, और किसी में कोई सा भी प्रोटीन था ही नहीं, इसीलिए उसका नाम ओ पड़ा। ओ माने जीरो, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है। उम्मीद करता आप लोगों को ब्लड, हाँ सर इस तरीके से खोज हुआ, तो हाँ इस तरीके से मैं कार्ल एंड स्टेनर बन करके खोज रहा हूँ, आप समझे? हाँ सर। सर बार बार प्रोटीन प्रोटीन बोल रहे हो, सर वो प्रोटीन कौन सा है सर जिसके आधार पर तैयार होता है, डिसाइड होता है? तो चलिए उसका बस जिक्र कर देता हूँ कि उसको हम नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। सर उस प्रोटीन का नाम है, इस प्रोटीन का नाम है आपका ग्लाइको प्रोटीन, ठीक। अच्छा, मैंने हर व्यक्ति के ब्लड में, रक्त में ग्लाइको प्रोटीन का अलग अलग प्रकार पाया जाता है, इसलिए उसके आधार पे ही उसके अलग अलग ब्लड ग्रुप बनते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन सर आपका ये एक प्रकार का सर क्या है सर? ये एक प्रकार का है आपका एंटीजन, अर्थात मानव शरीर के रक्त में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन या मानव रक्त में पाए जाने वाले अलग अलग एंटीजन के आधार पर, अब आप एंटीजन वर्ड याद रखेंगे, ये एंटीजन जो है ये प्रोटीन का बना होता है, ये भी आप याद रखेंगे। वो कौन सा प्रोटीन का बना है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना है, याद रखेंगे। तो ये बना है ग्लाइकोप्रोटीन का, मगर ये है इसका कहते क्या है? इसका नाम है एंटीजन। तो हर व्यक्ति में अलग अलग एंटीजन पाया जाता है, इसमें पूरे एक ही जैसा पाएंगे तो ए हो गया, उस एंटीजन का नाम ए है, इस एंटीजन का नाम बी है, इस एंटीजन में ए और बी दोनों दिखा तो इसका एंटीजन का नाम आधार पर इनका नाम हो गया ए बी। इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं था, इसलिए इसका नाम हो गया जीरो, जीरो को बोल दिया ओ। इसके आधार पर ये आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ में बटा हुआ रहता है। ऐसा आपके ब्लड ग्रुप में इतना समझ में आया कि हाँ सर कैसे खोज हो रहा है ब्लड का? बोला सब चीज़ सीखेंगे आप, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक। ऐसे पूरा चीज़ पढ़ा दूंगा मैं यार, कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, सब नेक्स्ट टाइम याद रहेगा। तो चलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, यही आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का पैटर्न बहुत पसंद आ रहा होगा, मगर यार इस बात का दिल से अफसोस भी होता है कि आप लोगों का जो व्यू है वो धीरे धीरे आप कम करते जा रहे हैं, और जैसा लाइक और शेयर आपका प्यार मिल रहा था वैसा नहीं मिल रहा है। तो मेरा मोरल डिमोटिवेट होता हूँ मैं, थोड़ा उदास हो जाता है मन। फिर भी मैं जो पढ़ने वाले बच्चे जो उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मगर पता नहीं शायद मैं पूरा कोर्स पढ़ा नहीं पाऊंगा फ्री में, उससे अच्छा मैं अपना रिकॉर्ड करूँगा, कुछ अपना अर्जन करूँगा। मेरा भी परिवार है, मेरे फैमिली भाई, मेरा भी घर भर चलना है, किराया पटाना ये है वो है, 10 खर्चे हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगूंगा दोस्त, है ना। अभी सेल्फलेस होकर के पढ़ा रहा हूँ, आप लोग से बस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इतनी बात होता है जिसमें पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगना आपका, घर में बैठे बैठे। तो आपसे नहीं हो पा रहा है तो दोस्त मैं इतना एफर्ट नहीं लगा पाऊंगा। और फिर मैं निपटाने जैसा पढ़ाने लग गया तो मेरे लिए जो टॉपिक आप पूरा पढ़े हैं, पूरा बायोलॉजी अभी तक जितना आप पढ़े हैं वो सिर्फ 10 दिन का टॉपिक है मेरे लिए। और आपको लगेगा वाह, अगर मैं वो पढ़ाता ना तो वाह क्या मस्त पढ़ा दिए, वैसा पढ़ाता तो भी आपको लगता वाह मस्त पढ़ा दिए। और मेरी गलती है कि मैं शुरू में आप लोगों को वो नॉलेज दे दिया जिससे आपको वाह बोले नहीं आपका एग्जाम निकल जाए। तो उस गलती का सजा है मुझे जो ऐसा मिल रहा है कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार कम हो गया है। तो चलिए देखते हैं कब तक चलता है, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय सी यू, सब खत्म, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।